हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिप्रा एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। ओके, एज वी नो दैट कि हम इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन स्टडी करेंगे। व्हाट इज मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन? जो भी सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है उसके टू कंपोनेंट्स होंगे। वन इज सॉल्यूट, जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उससे हम सॉलिड बोलेंगे, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम सॉल्वेंट कह देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में हमने कुछ सॉल्वेंट फिल कर दिया। ये ग्रेटर अमाउंट, ये जो कंपोनेंट ग्रेटर अमाउंट में था इसको हमने नेम दे दिया सॉल्वेंट, और इसमें हमने अगेन कुछ सॉल्यूट डाला, एक दूसरा कंपोनेंट ऐड करा, और ये सॉल्वेंट के कंपेयर में लेस क्वांटिटी में था तो हमने इसको नेम दे दिया सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्यूट वो होता है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो ग्रेटर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। एंड ये दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया, आफ्टर मिक्सिंग दिस टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो हमें मिला उसे हम सॉल्यूशन कह देते हैं, सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। तो हम जब बाइनरी सॉल्यूशन स्टडी कर रहे होते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, तो इसकी हम कंपोजिशन को स्टडी करते हैं कि कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। तो यही कंपोजिशन हो गया ना अपना कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन की स्टडी के लिए हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज़ करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे क्या हो गए हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए, और ये हमें ये बताते हैं कि हमारी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है। ओके, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन की स्टडी हम टू टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है, हम क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी देख के बताएंगे कि सॉल्यूशन कैसा है। ओके, सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हम बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूट है वो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, मीन्स सॉल्यूट जो हमने इस सॉल्यूशन में ऐड करके सॉल्यूट बनाया था, ये सॉल्यूट बहुत ही लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, ये बहुत लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो हम सॉल्यूशन को कह देंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और इफ ये जो सॉल्यूट हम ऐड करें, ये सॉल्यूट हम ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर देंगे तो हम अपने सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कह देंगे। तो इसमें क्या हो गया, सॉल्यूट ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ग्रेटर अमाउंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क में मैंने 100 ml वाटर ले लिया है। ओके, 100 ml दिस, एंड अनदर जगह मैंने सॉल्ट ले लिया है। ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो गए, एक वाटर है, ठीक है, और एक सॉल्ट है। वाटर हमारे पास ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसमें हम अभी हमने सॉल्यूशन बनाया नहीं है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो इसको पहले मैंने बहुत थोड़े से अमाउंट में ऐड करा। जब बहुत थोड़े से अमाउंट में ऐड करेंगे तो इस सॉल्यूशन को क्या कह देंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्यों, बिकॉज मैंने अभी सॉल्ट को बहुत लिटिल अमाउंट में ऐड करा। ओके, और जब इसको मिक्स कर देंगे तो ये सॉल्यूशन रेडी हो गया। दिस सॉल्यूशन विल बी नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। बट इफ हम इस सॉल्ट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर देंगे, जस्ट लाइक मैंने ये सारे सॉल्ट को इसमें ऐड कर दिया, दिस सॉल्यूशन वी गेट आफ्टर मिक्सिंग दिस सॉल्यूशन वी गेट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, बिकॉज इसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये क्लियर हो गया। बट एग्जैक्टली यहाँ पे तो हम देखकर बस इतना बता सकते हैं कि सॉल्यूट जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूट ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। एक फ्लोराइड का एग्जाम्पल आता है कि जब फ्लोरीन 1 ppm के कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, ओके, वाटर में, तो वो टूथ डीके से प्रिवेंट करता है। इट मीन्स कि हमारे दांतों को टूटने से बचाता है। और इफ़ वो 1 ppm की बजाय थोड़े से अमाउंट में जाता, लाइक 1.5 ppm में प्रेजेंट होता है, तो वो इट कॉजेज टूथ डीके। ओके, एंड उसके बाद एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड प्रेजेंट हो जाता है, फिर फ्लोरीन प्रेजेंट हो जाता है वाटर में, तो वो पॉइजनस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड रैट पॉइजन में यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड। तो जैसे 1 ppm में जब हमारा प्रेजेंट था सोडियम फ्लोराइड 1 ppm, ओके, तो 1 ppm तो अच्छा था, बट 1 से 1.5 ppm अच्छा नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन, इसका मीन्स क्या है, 10⁶ ml में हमारा 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ओके, तो और जैसे 1 ग्राम हमारे लिए हेल्दी है, 1.6 ml मीन्स 1 मिलियन ml की हम बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे 1.5 ग्राम प्रेजेंट होते ही हमारा सॉल्यूशन हमारे लिए टूथ डीके कॉज करने लगता है। 1 ppm हेल्दी था, 1.5 ppm अनहेल्दी है। तो 1 ppm और 1.5 ppm में डिफरेंस जानना बहुत डिफिकल्ट है, ये देखकर तो हमें पता लगेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेट पता करते हैं कि जैसे हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो या तो सॉलिड होंगे या तो लिक्विड हो सकते हैं। जब सॉलिड होंगे तो हम उसको वेट में मेजर कर रहे होंगे, और लिक्विड होंगे तो हम उसका वॉल्यूम मेजर कर रहे होंगे। ओके, जैसे यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज वेट है। तो जब हम परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं, मीन्स परसेंटेज वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो हम सॉलिड ऐड किए वो भी लिक्विड होता है,
और सॉल्वेंट वो भी लिक्विड होता है। लिक्विड केस में हम वॉल्यूम स्टडी करते हैं, सॉलिड भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। एंड व्हाट इज द कैच हियर, यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये V सॉलिड का वॉल्यूम है, कैपिटल V सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। एंड सॉल्यूशन हम कितना ले रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है जस्ट एग्जांपल, इफ हमने 100 ml सॉल्यूशन लिया, परसेंटेज वॉल्यूम कब कैलकुलेट करते हैं तब हम बात बता रहे हैं। सॉल्यूट है तो 100 ml सॉल्यूशन हमने फॉर्म किया, तो इसमें कितने सॉल्यूट ऐड करें उसका वॉल्यूम हम पता कर सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम के फॉर्मूले से। ओके, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, एंड देखो यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, इसका भी यूनिट ml, इसका भी यूनिट ml, ml ml कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज वाई परसेंटेज वॉल्यूम यूनिटलेस होता है। सेम हम परसेंटेज वेट की बात कर लेते हैं। परसेंटेज वेट में क्या हो जाएगा, हम वेट की बात करेंगे, इट मीन्स हमने जो कंपोनेंट्स लिए वो दोनों सॉलिड हैं। ओके, और सॉल्यूशन जो है वो भी हमारा सॉलिड है। अगेन हम परसेंटेज वेट की बिकॉज बात करें तो फिर हम 100 ml सॉल्यूशन अगेन लेंगे, सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉल्यूट जो हम ऐड कर रहे हैं वो भी सॉलिड होगा। इन दैट केस वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ओके, सॉरी 100 ग्राम सॉल्यूशन, यहाँ पे 100 ml था, वॉल्यूम ml में था, यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन है। ओके, अगेन बिकॉज हम परसेंटेज की बात करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब हम बात करते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम वेट कैलकुलेट करें, यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करें। तो सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉलिड है, और सॉल्यूशन हमारा लिक्विड है। ओके, तो इफ जस्ट लाइक हमने शुगर वाटर लिया हुआ था तो सॉल्यूशन हमारा लिक्विड बन रहा था एंड सॉल्यूट क्या था, सॉलिड था, दैट इज शुगर था। ओके, तो वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अगेन ओके, 100 ml सॉल्यूशन में सॉलिड का कितना वेट प्रेजेंट है या फिर सॉलिड के कितने ग्राम्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ओके, हाँ अब देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ हम यूनिट निकाल सकते हैं, वेट की यूनिट ग्राम, वॉल्यूम की यूनिट ml, तो ग्राम पर ml यूनिट हो जाएगी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के लिए। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी, यहाँ पे हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, यहाँ पे वेट कैलकुलेट किया, यहाँ पे भी वेट कैलकुलेट किया। ओके, अब हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं, इससे पहले जितने में हमने सॉल्यूशन लिए सारे में सॉल्यूशन 100 ml था। अब मोलैरिटी के लिए हम सॉल्यूशन 1 लीटर लेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब तक हमने वॉल्यूम को ml में मेजर करा, अब हम लीटर मेजर करेंगे। तो मोलैरिटी का डेफिनेशन क्लियर हो गया। मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये क्लियर है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं नॉर्मेलिटी की। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो n इज इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इज इक्वल्स टू W बाई m। W क्या है, वेट, m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर, ये मोलैरिटी हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारी जो आयंस मॉलिक्यूल जो भी हमने कंपोनेंट लिया हुआ है उस पर चार्जेस ना हो, दैट इज़ वो आयंस की फॉर्म में ब्रेक ना होती हो। बट व्हाट इफ हमारा मॉलिक्यूल आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब हम ग्लूकोज के लिए निकाले होंगे तो ग्लूकोज के लिए कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए हम मोलैरिटी टर्म का यूज़ करेंगे, बट एट द सेम प्लेस जब हम सॉल्ट ले लेंगे एज ए सॉल्यूट तो हम यहाँ पे नॉर्मलिटी यूज़ कर लेंगे, बिकॉज जो आयंस होते हैं वो भी तो कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट डालते हैं। तो नॉर्मलिटी के लिए क्या होगा, अगेन वॉल्यूम हमारा लीटर में ही रहेगा। तो इससे पहले सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ले रहे थे, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ओके, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चार्जेस। चार्जेस को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, टोटल हमारी मॉलिक्यूल पे कितने चार्जेस हैं, जस्ट लाइक इफ हमने कोई एसिड ले लिया, एसिड हमने एसिड HCl ले लिया। ओके, तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये H+ और Cl- में ब्रेक होगा तो यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। इफ हमने H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड 2H+ रिलीज करेगा। ठीक है, तो फिर इस केस में जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी। इफ हमने बेस ले लिया, ओके, तो बेस के केस में जस्ट लाइक हमने MgOH का होल ट्वाइस ले लिया। ओके, तो ये क्या होगा, Mg 2+ फॉर्म करेगा और 2OH-, यहाँ पे 2H- फॉर्म हो रहा है तो जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी। हमने एसिड का केस ले लिया, नंबर ऑफ H+ जेड की वैल्यू हो जाएंगे। बेस का केस ले लिया, नंबर ऑफ OH- जेड की वैल्यू हो जाएंगे। और एक सॉल्ट का केस ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्ट के केस में जस्ट लाइक कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जब आयंस में डिसोसिएट होता है तो कॉपर 2+ एंड सल्फेट 2- में ब्रेक होता है।
तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे 1H प्लस रिलीज हुआ, जेड की वैल्यू 1, 2H प्लस रिलीज हुआ, जेड की वैल्यू 2, 2OH माइनस रिलीज हुआ, जेड की वैल्यू 2। यहाँ पे कॉपर पे 2 प्लस का चार्ज आया तो जेड की वैल्यू 2। इज दैट क्लियर? एसिड में नंबर ऑफ H प्लस जेड की वैल्यू होंगी, बेस में नंबर ऑफ OH माइनस जेड की वैल्यू होंगी, और सॉल्ट के केस में नंबर ऑफ चार्जेस। ऑन कैटायन ले लो, एनायन ले लो, तो बेसिकली जिसका भी सिंपल लेना तो नंबर ऑफ चार्जेस जेड की वैल्यू हो जाएंगे। ओके, तो इज दैट क्लियर कि नॉर्मेलिटी क्या होती है? तो अब तक हमारा नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्लियर है। ओके, अब नॉर्मेलिटी क्या मानते हैं? यूनिट पे। यूनिट क्या होता है? इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इक्विवेलेंट क्यों? बिकॉज हम यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे मोल पर लीटर था। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मोल पर लीटर ले रहे थे। ठीक है, तो मोल पर लीटर था तो मोल पर लीटर यूनिट हो गई, इक्विवेलेंट पर लीटर है तो इक्विवेलेंट पर लीटर यूनिट हो गई। और उसके बाद एक हम यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट लिए हुए हैं। देखो, नॉर्मेलिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एम इज इक्वल्स टू एन बाई वी, एन इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट बाई वी। इतना तो क्लियर है। तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं? वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, एंड यहाँ पे वॉल्यूम एज इट इज। ओके, अब वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख सकते हैं? वेट इक्विवेलेंट वेट एम बाई जेड होता है, इक्विवेलेंट वेट एम बाई जेड होता है, तो एम बाई जेड रखेंगे और इंटू वी एज इट इज। ओके, यहाँ पे जेड ऊपर जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे जेड बाई एम इंटू वी। ये डब्ल्यू बाई एम, एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम होता है, तो इज इक्वल्स एन इज इक्वल्स टू ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं? जेड इंटू एन बाई वी। ये क्लियर है? और ये एन बाई वी क्या है? अभी हमने जस्ट मोलैरिटी पढ़ा हुआ है, तो एन बाई वी मोलैरिटी तो होती है, तो एन इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम। इज दैट क्लियर? यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एन इज इक्वल्स टू जेड एन बाई वी, एन इज इक्वल्स टू जेड एन बाई वी, एन इज इक्वल्स टू जेड एम। और ये एन इज इक्वल्स टू जेड एम नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच का रिलेशन है। ओके, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्लियर हो गया, यूनिट क्लियर हो गई, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन भी क्लियर हो गया, और नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन की ओर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन था, इसमें कुछ अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंट था और कुछ फ्रैक्शन में सॉल्वेंट प्रेजेंट था। तो नंबर ऑफ, इफ देखो मोल फ्रैक्शन को हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जाई से रिप्रेजेंट किया तो जाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए का हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, ए के कितने फ्रैक्शंस हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओवरऑल कंपोनेंट इन दैट सॉल्यूशन। और हमारे सॉल्यूशन क्योंकि बाइनरी है तो इसमें ए और बी दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सेम हम क्या कर सकते हैं? जाई बी ले सकते हैं, लाइक सॉल्वेंट के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन ए था तो फिर यहाँ पे एन बी हो जाएगा बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, इन दोनों के मोल फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे तो ये ऑलवेज इज इक्वल्स टू 1 आता है। ओके, अब ये कैसे होता है? यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या? एन ए प्लस एन बी। ओके, और यहाँ पे प्लस एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ओके, तो यहाँ पे देखो एलसीएम क्या हो गया? एन ए प्लस एन बी यहाँ भी है, एन ए प्लस एन बी यहाँ भी है, तो एन ए प्लस एन बी एलसीएम हो गया, ऊपर यहाँ पे एन ए आया प्लस एन बी आया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ही मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे ए कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन लिखा, बी कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन लिखा, फिर दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड किया, यहाँ पे 1 आया। 1 कैसे आया आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं मोलैलिटी के डेफिनेशन पे। मोलैलिटी क्या होता है? अब तक हमने जितना ही पढ़ा था वो सॉल्यूशन में जैसे परसेंटेज निकाला तो 100 ml सॉल्यूशन था। मोलैलिटी हमने पढ़ा, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी पढ़ा, तो यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन था, बट मोलैलिटी के केस में सॉल्वेंट की बात करते हैं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड से नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ओके, इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ये नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल डिवाइडेड बाय ये केजी है तो मोल पर केजी, ये इसकी यूनिट हो गई। और अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मैंने इसको दो सेक्शन में डिवाइड करके क्यों लिखा हुआ है? इसका रीजन ये है कि जो भी एंटिटीज वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही होती हैं उनको वो सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। ओके, ये सभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्टडी कर रहे हैं, ये सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही तो हैं। तो वो सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो भी वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। अभी कैसे होता है मैं भी बताती हूँ। और जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते, इसमें किसी में भी वॉल्यूम नहीं आ रहा ना, तो जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, जस्ट लाइक ये हमारा सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन को मैं हीट करूँगी। ओके, तो हीट करने की वजह से क्या होगा? इनके पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो ये इससे पहले थोड़े से वॉल्यूम में थे, अब ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएंगे, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड किया ना, इसका वॉल्यूम ही तो चेंज हो रहा है, वेट तो अभी भी सेम ही है। इवन मैंने हीट करा तो वॉल्यूम ही तो चेंज हुआ, जो वेट है वो तो अभी भी सेम है।
तो ये सभी वेट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये सभी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बट ये सभी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे हैं। दिस इज वाई दिस ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड दिस आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से कई बार इन मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो टेक केयर ऑफ इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।